ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस जो हमारा टेस्ट था उसमें टेस्ट पेपर में डिस्कशन कर लेते हैं। देखें, कई बार क्या होता है कि आप कुछ सॉल्विंग करते हैं और सम टाइम ऐसा होता है कि आप थोड़ा मे बी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं पता, बट एक गेस करके आंसर आ जाता है कि ओके लगभग ये कॉन्सेप्ट होगा। तो इसलिए टेस्ट पेपर का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग सारे लोग टेस्ट पेपर का डिस्कशन जरूर देखें, क्योंकि मे बी आपका सॉल्विंग मेथड अलग रहा हो, हमारा सॉल्विंग मेथड अलग रहा हो, तो डिस्कस करके चीजें हम वो क्लियर कर सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे हमें देखने हैं। तो चलिए टेस्ट डिस्कशन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अ मीडियम इफ दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू इन ईच मिनट। सो अगर हमें करंट पूछा है और चार्ज फ्लोन दिया हुआ है, मतलब हम क्या लगाएंगे, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एंड क्यू अपॉन टी की खास बात ये, क्यू को क्या लिख सकते हैं, एन इंटू ई अपॉन टी। याद रखना एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है गिवन है 10 टू द पावर 18। ई मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19. 1.6. Yeah. Then the time taken is actually seconds. So the question is each minute and we need to keep it in seconds. So let's say each minute means 1 minute, but we'll multiply this 1 minute with 60 to make it in second. तो अब हमें इसे करंट को सॉल्व कर लेना। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 18 से 19 माइनस होगा, रिमेनिंग आएगा 10 टू द पावर माइनस 1। सो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 अपॉन ये 6 है 0। सो अभी ये 0 क्या होगा, इसमें डिवाइड में चला जाएगा या ऊपर ले जा सकते हैं। तो देखो ये 6 क्या है, एक्चुअली 6 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 1, और ये 1 भी ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। अच्छा, 1.6 से भी हम एक पावर और ले सकते हैं, सो ये बन जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो हमने देखो क्या क्या किया, सब लोग ध्यान देंगे। हमने एक ये वाला पॉइंट हटाया, एक नेगेटिव पावर ले ली, एक पावर यहाँ से ऊपर चली गई, वो नेगेटिव में हो गई, तो टोटल 3 नेगेटिव पावर्स हमारे पास आ गई, और अपॉन पे वैल्यू है 6। हम इसे डिवाइड करते हैं, आई इज इक्वल टू डिवाइड करें तो वैल्यू आ जाती है 2.6 एंड 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी करंट की। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें क्वेश्चन में 10 टू द पावर में नहीं दिया, तो हमें पता है 10 टू द पावर माइनस 3 मतलब होता है मिली एम्पियर। सो द आंसर विल बी 2.67 इन मिली एम्पियर। तो इस तरीके से हम आंसर कर सकते हैं मिली एम्पियर। तो मिली का थोड़ा सा ये चीज सबको ध्यान देना है करंट का। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है और शीट में हमने ये चीज डिस्कस की हुई है। क्वेश्चन में पूछा है चार्ज। अच्छा, हमें जो पता है क्वेश्चन में, हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। क्यों मैंने डी क्यू बाई डी टी चूज किया, बिकॉज फंक्शन गिवन है, बट प्रॉब्लम है कि फंक्शन आई का गिवन है। तो इसका इनवर्स करते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी टी, मतलब उल्टा हो जाता है, इट इज अ इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर मुझे क्यू फाइंड करना है, तो हमने लास्ट शीट जब डिस्कस किया था तब आपको फॉर्मूला भी बताया था कि 3t² माइनस 4t माइनस जस्ट 4, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम बताएं इसका इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या था, हमने साइड में लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था कि अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, या फिर हम कॉमन सेंस से भी इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। मैंने ये बताया भी था कि इस वैल्यू को हम कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। कैसे, गेस करो कि 3t² किसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हमें पता है कि 3t² किसका डिफरेंशिएशन होता है, t क्यूब का, माइनस 4 किसका डिफरेंशिएशन होगा, t का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1, तो यहाँ पे पक्का क्या रहेगा, 4t रहेगा। तो ये पैटर्न होता है क्यू निकालने का। इसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो बता दे, ये क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट प्रैक्टिस शीट में आपको बताया था गेस करना और विद फॉर्मूले से भी निकालना कि 3t² किसका डिफरेंशिएशन है, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब एंड 4t। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। पूछा क्या है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। अब मैंने क्या बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल निकाला करते हैं। सो क्यू नेट कितना हो जाएगा और डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, क्यू फाइनल मतलब 5 रखेंगे पहले, तो प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, पहले रखेंगे 5,
सो ये हो जाएगा सर 5 का उसमें क्यूब। t इज इक्वल टू 2 में 0 ही आ जाता है। हाँ देखेंगे अभी हम। सो t इज इक्वल टू पहले 5 रखेंगे, सो 4 इंटू 5, ये वैल्यू हो गई t इज इक्वल टू 5। देन माइनस t इज इक्वल टू 2 रखेंगे, सो इट विल बी 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2। सो ये हमारा पैटर्न है, ये दो चीजें हमें करनी होती हैं, यहाँ पर हम इसे हाईलाइट कर देते हैं। ये है एट t इज इक्वल टू 5 हमने लिखा है, और ये है एट t इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब बस हमें इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है। सो क्यूब कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 20, देन माइनस ये तो 0 हो जा रहा है सॉल्व करके, तो अभी लकीली ये 0 हो गया, ऐसा हमेशा 0 नहीं होगा। सो आंसर हो जाएगा 105 कूलम दिस मच ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से सर कर सकते एट t इज इक्वल टू 2 0 यानी एट t इज इक्वल टू 1 भी 0 ही होगा। नहीं होगा ना, 1 पे चेक करेंगे ना, नेगेटिव हो सकता है ना। 1 रखेंगे, देखो नेगेटिव आंसर आ जाएगा। क्यू की वैल्यू रखेंगे 1 और माइनस 4 इंटू 1 4, कितना आ जाएगा, -3 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ओके ओके सर। सर -3 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बेटा चार्ज पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके ओके, यस सर, हाँ। ओके सो करंट को भी माइनस लिख सकते हैं, पता है ना, -3 एम्पियर का सिर्फ मतलब ये होता है अपोजिट अच्छा। डायरेक्शन। ओके जैसे करंट होती है प्लस से माइनस की तरफ फ्लो हो रही है, -3 का मतलब है कि उल्टा फ्लो हो रही होगी। पर सर करंट उल्टा कैसे फ्लो हो सकती है? नहीं, उल्टा फ्लो लेट से किसी रीजन की वजह से, लेट से यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, बट कोई पर्सन है जो इसको एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करके रख रहा है। सपोज ये आपकी बैटरी है, बट आपने इसको एक बड़े से जनरेटर से इसको प्लस कर दिया है, तो इसका मतलब वो जनरेटर इस बैटरी के अगेंस्ट करंट फ्लो करवा देगा। तो ये बैटरी में पहले हमें ये बैटरी करंट दे रही थी, अब उल्टा इस बैटरी में करंट जाएगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगी चार्जिंग। तो किसी बैटरी को चार्ज करते समय करंट उल्टा आती है, उस बैटरी के अंदर जाती है करंट। ओके क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग दिस मच ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V, चेंज इन पोटेंशियल एंड चार्ज, और विद साइन मैंने बताया था दोनों को विद साइन रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है हमें, तो n इंटू ई से लिख सकते हैं उस चार्ज को, और इसको लिख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 5 माइनस कितना 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और याद रखना ये वैल्यू विद साइन रखनी है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो ये हो जाएगा -125 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ये हुआ एक वैल्यू, इंटू इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस 10 विल बी -5, सो माइनस माइनस आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम प्लस, और मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, ये कितना आ जाएगा, और ये पावर एक कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एट द एंड हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 125 इंटू 1.6 को लिख सकते हैं 1.6 और 10 टू द पावर -1 है, सो एक्चुअली ये बन जाएगा कितना हमारा 0.16 इंटू 5। सो ये आ जाएगा हमारे पास 125 इंटू 16 इंटू 5 80, मतलब 0.8 इंटू 125,000 मीन्स 100, सो आंसर विल बी +100। बट देखो ऑप्शन के जे में लिखा हुआ है, मतलब किलो जूल में, तो इसका मतलब इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को जाके किलो जूल लिखते हैं, सो 100 मतलब कितना हुआ 0.1 किलो जूल लिख सकते हैं इसको। तो मे बी ये क्वेश्चन अगर किसी से गलत हुआ होगा तो आपको यूनिट में ही प्रॉब्लम रही होगी, बाकी तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं था, और या फिर नेगेटिव के वजह से गलत हुआ होगा। कोई बता सकता है जिसने ये नेगेटिव के वजह से रॉन्ग किया हो, मींस जिसने ऑप्शन डी मार्क किया हो? मेरा सर मैंने ओके 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 सो याद रखना चाहिए ना बेटा, नोट्स में मैंने ऐसे मार्क करके प्रॉपर लिखा था, यहाँ पर मैंने नोट्स में ऐसे मार्क भी किया था, दीज आर विद साइन, विद प्रॉपर साइन, तो मुझे पता था इसलिए ही ऐसे ऑप्शन सेट किए हुए थे जिससे थोड़ा सा गलत होने के चांसेस बढ़ जाए, बट नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, बेटर रहेगा आपके लिए। लेट्स सी।
4th नंबर, तो हमें पता है कि ग्राफ गिवन है हमारे पास। ओके, सो ये हमारे पास ग्राफ गिवन है और 3 डिफरेंट ग्राफ्स हैं। तो आप कुछ भी एक सॉल्व करने के लिए आप चेक कर लिया करो, एक लाइन ड्रॉ कर दिया करो। लेट्स से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, लेट्स से ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है। तो इसमें देखो, इस वायर की करंट, इस वायर की करंट और इस वायर की 3 डिफरेंट करंट हो गई। ये हुई नंबर 1 की करंट, ये हुई नंबर 2 की, ये हुई नंबर 3 की। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल। तो मतलब देखो यार, इन अ वायर फॉर सेम पोटेंशियल, फॉर सेम पोटेंशियल, एक सेम पोटेंशियल लाइन के लिए अगर मैं देखूं तो करंट डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब I3 की करंट बहुत ज्यादा है I2 से और I1। तो इसका मतलब ये कि जिसमें करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम है ना, विच मीन्स हाई करंट का मतलब ये है लो रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस लो है तभी तो करंट क्या है, हाई है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस R1 का सबसे हाई होगा, फिर R2 का, और सबसे कम होगा R3 का। तो ये हम कॉमन तरीके से गेस कर सकते हैं। क्लियर। इसमें ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। कैसे, हमें याद है V इज इक्वल टू आई आर, देन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। दैट मीन्स याद है ना, अपॉन वाली चीज को क्या लिखा करते हैं ग्राफ में, स्लोप। सो इट इज अ स्लोप ऑफ VI कर्व। क्लियर। तो देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप मतलब एंगल। सो स्लोप मतलब एंगल, तो किसका एंगल ज्यादा होगा, 1 का एंगल ज्यादा होगा। सो स्लोप ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। तो डायरेक्ट हम उससे भी बता सकते थे। तो दो यहाँ पर मैंने तरीके बताए, एक करंट का लॉजिक बताया और एक स्लोप का लॉजिक बताया। कोई बताया एग्जाम में आपने क्या किया, करंट जैसा लॉजिक लगाया या स्लोप का लॉजिक लगाया? स्लोप का। करंट या स्लोप का आस्था आपने? स्लोप का किया था। ओके, वेरी गुड। हर्ष आपने? सर मैंने स्लोप का ही किया था। ओके गुड, चलेगा, स्लोप का भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा फीलिंग वाला फैक्टर है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, तो उसे भी हम डिस्कस कर यानी सकते हैं। V बाय आई करके देखा स्लोप का। हाँ चलेगा, V बाय आई करके स्लोप से भी देख सकते हैं, और या फिर जो मैंने अभी बताया रेजिस्टेंस मेथड भी फील कर सकते हैं। ओके, फिर नंबर 5 पूछा है यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। तो देखो यार, हमने बताया था कि कंडक्टिविटी है वो किसका उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। सो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में हमें आंसर देखना है। बट देखो यहाँ पर ओम और सीमेंस के टर्म्स में आंसर दे रहा है, तो पहली बात तो समझनी पड़ेगी दैट ओम इज इनवर्स ऑफ सीमेंस। सो ओम उल्टा होता है किसका, सीमेंस का। तो पहली बात तो हमें ये समझ लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। सो रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी हो जाता है, फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रेजिस्टिविटी जो हो जाता है रो, वो हो जाता है आर ए बाई एल, आर ए बाई एल। तो आर होता है ओम, ए होता है मीटर स्क्वायर, एल होता है मीटर। सो इसका मतलब क्या आ जाता है, ओम इंटू मीटर रेजिस्टिविटी हो जाता है। एंड अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, तो वो इसका उल्टा होता है। सो कंडक्टिविटी की बात करें तो वो क्या होगा, इट इज अ इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब क्या होगा, ओम इनवर्स एंड मीटर में भी इनवर्स। अब देखो किसी ऑप्शन में ओम इनवर्स मीटर इनवर्स मिल रहा है क्या, नहीं। ऑप्शन ए और बी में दोनों में उल्टा है, एक में ओम है मीटर इनवर्स नहीं है, एक में ओम इनवर्स है मीटर इनवर्स नहीं है। तो इसका मतलब ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस। तो यहां से हम देख सकते हैं ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, सीमेंस। सो इस तरीके से हमें चीजों को रिलेट करना आना चाहिए कि ओम इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ सीमेंस भी लिख सकते हैं इनटू मीटर इनवर्स। तो इस तरीके से कंडक्टिविटी का हमें यूनिट आ गया। देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, चेक करते हैं क्या क्या पॉइंट्स गिवन है इसमें। इफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर आर ट्वाइस एंड थ्राइस रेस्पेक्टिवली दोज ऑफ द फर्स्ट वायर। तो मतलब ये है कि L2 जो है वो है कितना, ट्वाइस ऑफ L1, एंड A2 जो है
that is thrice of A1 because question में given है ऐसा. Now if the resistance of second wire is 12, मतलब R2 आपको given है 12, हमें फाइंड क्या करना है, R1 फाइंड करना है. तो याद है ना, हमने बताया था कि लॉजिक क्लियर रहना चाहिए. लॉजिक क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू रो L बाय ए, रो L बाई ए. और यहाँ से देखेंगे बिकॉज सेम मटेरियल है, सो वी कैन जस्ट से दैट R1 बाई R2 इज इक्वल टू, रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, L डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है मतलब L1 बाई L2 इंटू ए उल्टा है, मतलब ए का रिलेशन उल्टा आएगा, A2 अपॉन A1 टाइप आएगा. तो अगर मैं बात करूँ R1 अपॉन R2 कितना है 12 इज इक्वल टू L1, L1 है, L2 कितना है 2 टाइम्स ऑफ L1, सो इट इज 2 टाइम्स ऑफ L1 इंटू A2 कितना, इट इज 3 टाइम्स ऑफ A1 अपॉन A1. सो यहाँ से सिंपली देखें क्या होगा, यहाँ से सिंपली L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 को उधर मल्टीप्लाई पे लेके जा सकते हैं. सो क्या हो जाएगी वैल्यू, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 इंटू 12. सो 12 से 2 कैंसिल आउट, 6 इंटू 3 क्या आ जाएगा 18. सो आंसर हो जाएगा बी पार्ट 18. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन शीट में काफी सारे थे और हमने काफी डिस्कस किए हैं. रेशियो लिखने वाले, इनमें डाउट तो नहीं रहना चाहिए आप लोगों को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, पूछा हुआ है द लेंथ इज इलोंगेटेड 3 टाइम्स, दैट मींस L2 इज 3 टाइम्स ऑफ L1. सो मतलब n कितना है 3, और हमें पता है कि अगर n है तो R2 कितना हो जाता है, n स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 हो जाता है, मतलब कितना 3 का स्क्वायर टाइम्स ऑफ R1 विच मीन्स 9 टाइम्स ऑफ R1. बट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस. सो चेंज कितना होगा, चेंज होता है 9 टाइम्स है बट 1 तो ऑलरेडी था ना, मतलब चेंज कितना हुआ 8 टाइम्स. सो 8 टाइम्स को लिखते कैसे, 800%. तो इसका आंसर होगा 800%. कुछ स्टूडेंट ने 900 मार्क किया होगा, वैल्यू 900 हो जाएगी बट द चेंज विल बी 800. ये हमने लास्ट काफी डिस्कशन में किया हुआ था ये चीजें. क्वेश्चन नंबर 8 देखें. अभी क्वेश्चन में क्या है, रेडियस को 1/3 कर दिया है, रेडियस को 1/3 किया हुआ है टू मेक द रेडियस 1/3, मतलब R2 इज 1/3 टाइम्स ऑफ R1, ये किया हुआ है. तो हमने बताया था कि अगर R2 n टाइम्स हुआ है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/3. देन अगर R इन डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए. तो इसका मतलब n क्या है, n हमारा 3 है. सो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा, R का कितना फर्क पड़ता है, पावर 4 टाइम्स, मतलब 3 टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ R1. सो कितना आ जाएगा 81 टाइम्स ऑफ R1. सो अगर 81 टाइम्स आया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस. चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा उसे हम बोलेंगे 80 टाइम्स. सो इसका मतलब कितना हो जाएगा 8000%. तो ये टेंशन नहीं लेना है कि आंसर थोड़ा सा रैंडम भी हो सकता है, आंसर कैसा भी हो सकता है, बट थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान देना है. अगर इसमें किसी का डाउट है तो पूछ ले आप. क्वेश्चन नंबर 8 अप टू 8 किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से बात कर लेते हैं. 9 का हमें कलर कोड देखना पड़ेगा कि 9 का कलर कोड क्या है. तो कलर कोड हमने बार बार डिस्कस किया था कि यार कलर कोडिंग पूरी हमें याद रखनी पड़ेगी. तो हमने बताया था यार बीबी रॉय, एक शॉर्टकट दिया हुआ था बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन. तो ये कलर सीक्वेंस था 0 to 10 तक का हमने याद रखा हुआ था. ये कलर सीक्वेंस याद रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट 2 लेटर्स को एज अ लेटर लिखने देते हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा रेड. रेड मतलब 2, सो 2 आ जाएगा. फिर है ब्राउन, तो पहला होता है ब्लैक, दूसरा होता है ब्राउन, तो ये हो जाएगा 2 के बाद 1. देन इनटू 10 टू द पावर, थर्ड कलर देखते हैं ऑरेंज, ऑरेंज कितना है 3, सो 3. देन प्लस माइनस एरर, एरर अगर सिल्वर है, सिल्वर है मतलब 10%. सो गोल्ड इज फॉर 5%, सिल्वर इज 10%. तो आंसर क्या हो जाएगा ए पार्ट, आंसर हो जाएगा डायरेक्टली.
तो इस तरीके से कलर कोडिंग के हमने काफ़ी सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे। मुझे नहीं लगता कि इसमें भी किसी को डाउट है। अगर डाउट रहता है तो पूछ ले यार, कुछ भी उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 10 पार्ट बात करते हैं। 10 में यार अब वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियसली दिया है। ये वैल्यू दी है 6000 प्लस माइनस 600। तो पहले तो चेक करो कि हाउ मच परसेंट इट इज। परसेंट चेक करना है। परसेंट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू इनटू 100। ये मेथड होता है परसेंट निकालने का। किसी भी वैल्यू का परसेंट चाहिए, दैट वैल्यू ओवर बेस वैल्यू इनटू 100। ओके, सो ये आंसर कितना आ जाएगा? 00 कैंसिल, 10 कैंसिल, 10%। ओके, देखिए कलर कोडिंग क्या है यार। कलर कोडिंग मैंने बताया, कलर कोडिंग यार एक बार फिर से देखिए कलर कोडिंग कैसे करते हैं। ये एक सीक्वेंस है जो हमें याद रखना है। इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको नोट्स में लिखा दिया हुआ है। अब होता क्या है कि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें 4 लेटर्स के कलर दिए होते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें रेड, ब्राउन, ऑरेंज, सिल्वर दिए थे। तो इसमें करते क्या है, वो 4 लेटर्स को हम यूज करते हैं। इसे यूज करते हैं फर्स्ट, इसे यूज करते हैं सेकंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड जस्ट लिख देते हैं। थर्ड को एज अ पावर यूज करते हैं और फोर्थ को यहाँ पर रखते हैं। तो मैंने बताया था कि फोर्थ कलर में सिर्फ 3 ही चॉइस होती हैं हमारे पास। गोल्ड मतलब 5%, सिल्वर मतलब 10% और नो कलर मतलब 20%। तो ये फोर्थ के लिए हमारे पास चॉइस रहती है। जिसको अभी भी डाउट है वो लेक्चर नंबर 3 फॉलो कर सकता है। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया हुआ है कलर कोडिंग के बारे में। तो जिसको अभी भी कुछ डाउट है, लेक्चर नंबर 3 कलर कोडिंग से रिलेटेड एक बार याद कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसे हम लिखेंगे कैसे। हमें हमारे पास वैल्यू जो है वो है 6000। तो 6000 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻3। इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस माइनस 10%। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, इसको 60 इंटू 10⁻2 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। सो जब हमने इसे 6 लिखा है तो याद रखना है कि ये जो इसका सेकेंडरी टर्म है वो तो 0 हो जाएगा, मतलब हमें 06 से रीड करना है। तो 06 रीड करना है, मतलब 0 किसका होता है अगर हम बात करें तो ब्लैक का। तो ऑप्शंस देखो ब्लैक वाले कितने हैं। तो 2 ऑप्शन हमारे पास ब्लैक वाले हैं, मतलब ब्लैक से हम स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। चले रीड करें। पहला लेटर है ब्लैक, दूसरा लेटर है 6 मतलब ब्लू। सो ब्लैक के बाद ब्लू, 6 हो गया ब्लू। देन थर्ड लेटर क्या है, पावर 3। सो पावर 3 देख लेते हैं। 3 क्या है, 3 है ऑरेंज। सो हो जाएगा ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, सिल्वर। तो देखो ब्लैक वाले में ऑरेंज नहीं दिख रहा है, ब्लैक वाले में ऑरेंज नहीं है। इसका मतलब ए और सी तो कैंसिल आउट हो गए। तो ऑल्दो हम इसे लिख सकते हैं बट ये काम नहीं आएगा। तो अब हम सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं, जिसे हमने 60 इंटू 10⁻2 लिखा है। तो 60 मतलब पहला हो जाएगा 6 मतलब ब्लू, फिर उसके बाद 0 मतलब ब्लैक, ब्लैक के बाद 0 के बाद 2 मतलब रेड। सो आ जाएगा ब्लू, ब्लैक, रेड, सिल्वर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा ब्लू, ये 0 हो जाएगा ब्लैक और ये हो जाएगा हमारा ऑरेंज। सो इस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ऑरेंज, नहीं सॉरी रेड, ये हो जाएगा रेड और ये हो जाएगा सिल्वर। तो ये 4 कलर्स इस तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं। अभी भी कलर कॉम्बिनेशन में अगर किसी को डाउट है, इसका मतलब आपको याद नहीं है वैल्यूज, आप एक बार वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं लेक्चर जिसमें हमने कलर कोडिंग बताई, लेक्चर 3 आई गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 2 मेटल वायर्स हैविंग देयर मासेस इन द रेशियो दिस। तो ये वाला मैंने एक बार और डिस्कस किया हुआ है कि मास हमें दिया हुआ है और लेंथ हमें दिया हुआ है। ओके, मासेस का रेशियो मतलब m1 अपॉन m2 गिवन है। ऐसा सेम क्वेश्चन शीट में भी था 3:2। तो हम मास को क्या लिख सकते हैं, मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब दिक्कत ये है कि डेंसिटी तो हम सेम कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या चीज डिफरेंट होगी, वॉल्यूम डिफरेंट होगी। मतलब हम लिख सकते हैं A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 इज इक्वल टू 3/2। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ इज 9/4। तो मतलब L1/L2 गिवन है, हमें ये यूज करना है हमें। तो हमें ये गिवन है, गिवन क्या है L1/L2 जो है दैट इज 9/4।
तो इस गिवन डेटा को हमें यहाँ पर यूज करना है और फिर हमें ए की वैल्यू पता चलेगी। सो A1/A2 यहाँ से कितना आ जाएगा इंटू L1/L2 है 9/4 इज इक्वल टू 3/2। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, A1/A2 की वैल्यू देखें कितनी आएगी, A1/A2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाले हैं तो 4 इधर पे मल्टीप्लाई होगा और 9 नीचे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर में, मतलब आ जाएगी 2/3। अब सॉल्व कर देते, पूछा क्या व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, दैट मीन्स R1/R2 चाहिए। तो मैंने बताया रो तो हट जाएगा, क्या आएगा L1/L2 इंटू A2/A1, एरिया उल्टा हो जाएगा। सो L1/L2 कितना है 9/4 इंटू एरिया उल्टा, तो ये अगर 2/3 है तो क्या आएगा 3/2, मतलब कितना आएगा 27/8। ओके, आई गेस कोई मैच नहीं करता है। नहीं है। हाँ, किसका आंसर 27/8 आ गया था यार, किन लोगों का? सर मेरे अलग अलग आंसर आ रहे थे, उसमें एक 27/8 था और एक सर मेरा आया था 27/8 आंसर। ओके गुड गुड, ठीक है कोई नहीं यार, ये तो फिर बोनस रखा जाएगा, बोनस क्वेश्चन कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज ही थोड़ा सा गलत हो गई हैं तो मे बी इस वजह से आंसर्स कोई भी मैच नहीं हो रहे हैं। बहुत बार ट्राई किया सेम क्वेश्चन। ओके ओके समझा मैं, चलेगा, कोई बात नहीं है। हमें इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है कि कई बार एग्जाम में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में आंसर मैच नहीं हो रहे हैं। आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देख लें, कोई भी, मतलब इवन आप यूपीएससी जो सबसे इंडिया का टफेस्ट एग्जाम होता है आईएएस का, या कोई सा भी एग्जाम दे दे, ऑलवेज कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन मिस्टेक रहती ही रहती है, वो मे बी बाई डिफॉल्ट हो जाती है या फिर पर्पसली भी हो सकता है वो पुट की जाती है। उससे क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट उसी प्रॉब्लम को लेके बैठ जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं करना है, कोई सा भी एग्जाम है, इवन हम जेई की भी बात करें तो हर बार एक दो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर होता है, चेंज जरूर होता है। तो इसलिए आप लोग को रेडी रहना है कि कोई क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया, एक बार आ गया, आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिए, फिर बहुत मत ट्राई कीजिए जब तक कि आपके पास ऐसा नहीं कि बहुत फ्री टाइम है। अगर फ्री टाइम नहीं है तो फिर क्वेश्चन को एक या दो बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन बी एंड सी, मतलब बी एंड सी का हमें पोटेंशियल चाहिए, तो पहले तो करंट चाहिए होगी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, I1 इज 1.8। ओके, तो यार सबसे पहले लॉजिक देखना है कि पता किसके बारे में, हमें 4 ओम के बारे में पता है, देख ठीक है, हमें पता है 4 ओम रेजिस्टर है और करंट कितनी है वहां पर 1.8। तो बेटा दूसरी चीज हम तुरंत क्या फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल। जब आपको कोई रेजिस्टर पता है, जब आपको उसमें करंट पता है, तो पहली चीज यू मस्ट डू इज टू फाइंड द पोटेंशियल। सो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR। सो इसका मतलब होगा 1.8 इंटू 4, सो कितना आ जाएगा 7.2 वोल्ट। अब पॉइंट ये है कि बिकॉज 4 एंड 8 आर इन पैरेलल, सो ये लॉजिक है, बिकॉज 4 एंड 8 ओम आर इन पैरेलल। तो बेटा पैरेलल की खास बात क्या होती है कि पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है, मींस क्या होगा, सेम पोटेंशियल। सो इट मींस सेम पोटेंशियल। क्लियर? तो इसका मतलब ये समझना है कि वो जो 4 और 8 है वो कितना वोल्ट पोटेंशियल कंज्यूम कर ले रहे हैं, 7.2 वोल्ट पोटेंशियल कंज्यूम कर ले रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि आपको बैटरी के बारे में कुछ नहीं बताया। सोचो मैं कह देता कि 10 वोल्ट की बैटरी है, तो बेटा अगर 7.2 कंज्यूम कर लिया है तो बाकी बचा कौन कंज्यूम करेगा, वो B2C वाला। तो कितना आंसर हो जाता, आंसर हो जाता 2.8। क्लियर? सबको समझ में आया कि अगर बैटरी दी होती तो फिर हम ये पोटेंशियल माइनस करके फाइंड कर लेते कि पोटेंशियल कितना है, बट अब हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैटरी के बारे में कुछ नहीं पता। मतलब V फाइंड करने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए, I एंड R। और अगर मैं करंट बात करूं तो करंट हम I2 निकाल सकते हैं, देन I2 विल बी क्या हो जाएगा V/R। और V जस्ट अभी हमने देखा कि V कितना होगा 7.2 रहेगा, उसमें भी किसमें, नीचे पॉइंट में।
डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 8। सो ये कितना हो गया 0.9 एम्पियर। सो ये हमारी I2 करंट आ गई। तो इसका मतलब करंट इन 2 ओम कितनी आएगी? सो करंट इन 2 ओम वो हो जाएगी I1 प्लस I2। सो I1 प्लस I2 कितनी होगी 1.8 एंड 0.9 2.7। सो नाउ अब क्लियर है पोटेंशियल ऑफ 2 ओम कैसे निकालेंगे I इंटू आर से। सो I कितना है 2.7 इंटू आर कितना है 2। सो आंसर कितना आ जाएगा 5.4 वोल्ट। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। टारगेट सिर्फ यही करना है कि अगर बैटरी पता होता तो हम ये बोल देते कि इसने कंज्यूम कर लिया, बाकी रिमेनिंग बचा 2 वाले को मिलेगा। बैटरी नहीं गिवन तो V इज इक्वल टू आई आर ही हमारा सबसे मेन लॉजिक है। एग्जाम में किसी ने ये क्वेश्चन करेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 12? हाँ सर। सर मैं वेरी गुड, सर वेरी हाँ गुड है, सर। वेरी गुड। मतलब काफी सारे लोगों ने करेक्ट किया तो बहुत ही अच्छा है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको अच्छे से आइडिया हो गया है, बहुत ही अच्छा। सर हम्म, सर I2 की करंट स्प्लिट रूल से भी तो निकाल सकते हैं ना? हाँ वेरी गुड, स्प्लिट रूल से भी निकाल सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। देखिए यार, इसका एक दूसरा मेथड आया यार, बहुत ही अच्छी बात आई। देखें, स्प्लिट रूल से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सब सुने। डायरेक्टली करंट मिल जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी निकाल सकते हैं। स्प्लिट रूल क्या, I1 इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस इंटू I इंटू आई। इंटू I। ओके, हम यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। स्प्लिट रूल इसीलिए बताया हुआ है कि आप जल्दी से कर सकते हैं क्वेश्चन। तो I1 गिवन है 1.8 इज इक्वल टू R2 गिवन है 8 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 है 12 इंटू I चाहिए हमें। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो I की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1.8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 8। सो सॉल्व करेंगे, ये 2.7 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया था। गुड, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 वाला रिसेंट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था और टेस्ट में भी हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि किस तरीके से करना है। अगर बहुत सारी वायर्स है तो हमें रीड्रॉ करना होता है। तो मैं ये फिर से फिगर बनाता हूँ और फिर से आपको सेम चीज़ें फिर से समझा देता हूँ कि अगर यहाँ पे फ्री वायर्स है लाइक इन दिस क्वेश्चन, तो हम रीड्रॉ करेंगे। ये वाला पॉइंट हो गया हमारा लेट्स से ए, ये पॉइंट हो गया नंबर 1, ये पॉइंट हो गया नंबर 2, ये पॉइंट हो गया अपना बी। तो अभी देखो वायर से कौन कनेक्टेड है, वायर से कनेक्टेड है ए एंड 2 एंड दूसरा पॉइंट जो है वो है बी। बी किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, तो बी इज कनेक्टेड टू 1। अब सारे रेजिस्टर अगर हम देखें तो पहला है ए और 1 के बीच में, सो ए और 1 के बीच में पहला रेजिस्टर। दूसरा है 1 एंड 2 के बीच में, सो 1 एंड 2 के बीच में। थर्ड रजिस्टर है 2 एंड बी के बीच में, 2 एंड बी के बीच में। तो दिख गया कि तीनों रजिस्टर कैसे हैं, पैरेलल। देन आर 2R एंड 4R वी हैव दीज वैल्यूज। तो अब हम इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। पैरेलल मतलब कैसा, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज 1 बाई आर प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 4R। इनका एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम आ जाएगा 4R। सो 2 का ये वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 2 प्लस 1, सो यह आ जाएगा 7 बाई 4R। तो अभी इसको इन्वर्ट करना नहीं भूलना है। सो आर इक्विवेलेंट का फाइनल आंसर आ जाएगा 4 बाई 7R और 4R बाई 7। तो थर्ड क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। इस टाइप के पैटर्न के हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए, तो एक बार आप वो एग्जांपल्स को भी ट्राई कर लेना है इन केस अगर कोई डाउट रहता है तो। 14 डिस्कस करते हैं। 14 पे अगर हम फील करें क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा हो रहा है कि करंट यहाँ से फ्लो हो रही है सर या सर 6/3 आएगा। सर बी और सी ऑप्शन दोनों सेम ही है। ओके ओके, गॉट इट। लेट्स सी, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बात करते हैं आगे, आगे की डिस्कशन की बातें करते हैं। अगर हमने ये 3 वोल्ट की बैटरी बोली है तो हमें पहले पता है कि ये करंट अगर यहाँ पर जाएगी तो 2 पार्ट में स्प्लिट होगी। एक करंट यहाँ पर जाएगी, लेट्स से ये है I1 करंट, और एक करंट है जो थ्रू आउट इन दोनों में सेम जाने वाली है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि इन दोनों में करंट सेम जाएगी, हमें पता चल गया कि ये वाला 3 और ये 3 ये दोनों किसमें है, सीरीज में होंगे, बिकॉज इन पे क्या हो रही है, सेम करंट जा रही है। तो इसका मतलब अगर इस फिगर का मैं
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करूं तो ये फिगर कुछ ऐसा बन गया हमारे लिए कि यार एक बैटरी है और उससे एक रेजिस्टर हमारे पास 3 का है और एक जो नेट है वो 6 का है। सो 3 and 6 क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों किसमें पैरेलल में है। तो 3 and 6 किसमें पैरेलल में है, ये हमें पता चल गया। सो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट दो पैरेलल काम कैसे कर सकते हैं 3 into 6 by 3 plus 6। सो आंसर आ गया 2 ओम। तो ये हो गई हमारी करंट वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब करंट फ्रॉम द सर्किट क्या हो जाएगा V by R equivalent। So V is 3 volt, R equivalent is 2. The answer will be 1.5 ampere. Okay. The problem is कि ऑप्शन बाई मिस्टेक B ऑप्शन में भी 1.5 आ गया है। ओके तो कितने लोग हैं जिन्होंने B मार्क किया था? सर मैंने ओके मैंने भी बी मार्क किया था। ओके चलेगा। मैं ध्यान देता हूँ, आप लोग के मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। जिसने बी भी मार्क किया है, जिसने सी भी मार्क किया, बोथ आर करेक्ट, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके सो आप लोग के मार्क्स चेंज हो जाएंगे और जिसका बी एंड सी करेक्ट है उनको मार्क्स मिल जाएगा। आपने बी मार्क किया हो या फिर सी मार्क किया हो, दोनों को ही करेक्ट आंसर दिया जाएगा। ओके लेट्स सी नेक्स्ट वन। सो 15 नंबर देखें 15। और ऐसे हमने काफी सारे क्वेश्चन, ऐसे आर इक्विवेलेंट के बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं कि अगर इस फिगर में हम फील करें, हमें बताना है R1 की वैल्यू कितनी होगी। ओके हमें R1 की वैल्यू, और ये चीजें अगर हम डिस्कस करें सो ये 12 वोल्ट बैटरी है, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, इसके बाद ये R3 है एंड ये R4 है। अच्छा अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारी वायर्स दिख रही हैं, ये फ्री वायर है और ये फ्री वायर है, ये दो वायर्स में मार्क करता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि ये वायर्स अगर फ्री हैं तो हम ये जो पॉइंट ऑफ कनेक्शन है उनको साथ में ही कंसिडर कर सकते हैं, साथ में ही कंसिडर कर सकते हैं। इसका मतलब इस फिगर को हम रीड्रॉ करके देखेंगे तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये सारे रेजिस्टर जो हैं वो सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे सो ये एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर और ये एक रेजिस्टर, ऑल थ्री रेजिस्टर्स आर हैविंग द सेम पॉइंट। तो ये हो गया 12 वोल्ट, ये हो गया अपना R1, ये है R2, R3 एंड R4, ये तीनों क्या है पैरेलल में। अभी करंट कितनी आ रही है सर्किट में, सर्किट में जो करंट आ रही है वो आ रही है 0.25 एम्पियर। अब सबसे पहले देखो कि हमें क्या डेटा पता है। हमें R1, R2, R4 इन सब की वैल्यू जो पता है वो नहीं क्या है 60 है। क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 इफ ऑल द रिमेनिंग रेजिस्टर्स आर 60 ओम। तो इसका मतलब तीनों पैरेलल में है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि इन तीनों का सॉल्व करके इन तीनों का पैरेलल में करना है तो हमें इन तीनों का आर इक्विवेलेंट लेट्स से डैश वो क्या आ जाएगा R/3 बिकॉज ऑल आर सेम। सो R डैश विल बी 60 by 3, सो दैट विल बी 20, सो R डैश विल बी 20 ओम। ये हमें पता चल गया। ओके नाउ वी हैव दिस करंट क्लियर। सो वोल्टेज कितना आ जाएगा, V कितना आ जाएगा इन दोनों से रिलेटेड V अगर हम बात करें सो V इज इक्वल टू आएगा 0.25 इंटू 20। सो ये कितना आ गया, ये आ गया V इज इक्वल टू 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि इस पैरेलल वाले ने सब ने 5 वोल्ट लिया। तो ऐसा नहीं है कि 5 15 हो गया, पैरेलल में मतलब सबका पोटेंशियल सेम होगा। सो पोटेंशियल R1 के पास कितना बचा, रिमेनिंग पोटेंशियल। सो रिमेनिंग पोटेंशियल, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ था फॉर R1 के लिए रिमेनिंग पोटेंशियल कितना होगा। सो 12 - 5 कितना बचा, 7 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा R1 के पास। अभी आराम से निकाल सकते हैं, पूछा क्या है R1 की वैल्यू पूछा है। सो हमें पता है V इज इक्वल टू IR अगर होता है सो वी कैन फाइंड R फ्रॉम दिस वैल्यू। R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई I। सो V कितना है 7 है, I कितना है 0.25 है। सो इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.25 मतलब 1/4। सो इसे कैसे लिख सकते हैं 0.25 मतलब इट इज 1/4। सो आंसर कितना हो जाएगा 28 ओम। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ काफी अच्छा है, बट शीट में ये क्वेश्चन था और हमने इसे डिस्कस किया हुआ है। कितने लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट था,
सर मेरा और मेरा सर मेरा ओके 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 गुड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार करेक्ट होना चाहिए था। जिन लोगों ने करेक्ट नहीं किया वो सीखें कुछ और शीट की सॉल्विंग में फोकस करें। देखें शीट में क्या प्रॉब्लम हुआ, आप क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। बिल्कुल सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन मैंने शीट में डिस्कस किया हुआ था। चाहिए तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं अगर हम बात करें शीट में। अच्छा शीट अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, शीट में बाद में देख लेंगे हम। शीट में हमने सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोग को कर लेना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। से क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही लॉजिक 16 लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। नंबर 1, सबसे पहले हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टर हैं, सो हमने वो रेजिस्टर सारे ड्रॉ कर दिए। अभी आपको समझना ये है कि आपको आर इक्विवेलेंट किसके अबाउट पूछा हुआ है। सो हमें आर इक्विवेलेंट, लेट्स से ये पॉइंट है ए सी बी एंड डी, क्लियर। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड बी व्हाइल सी एंड डी आर ओपन। तो आपको ए और बी चाहिए और सी एंड डी क्या है, ओपन। तो अगर पहला स्टेप सी एंड डी आर ओपन, क्लियर, तो इसका मतलब ये है, मैंने बताया था ना कि अगर करंट वापस घूम के नहीं आने वाली तो उस फिगर में कभी भी करंट जाएगी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करूं तो देखें क्या सिचुएशन होगी। करंट ए से तो स्टार्ट होगी, फिर स्प्लिट होगी, फिर दो पार्ट में स्प्लिट होना चाहिए, बट ये वाला पार्ट जाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सी पे करंट जा ही नहीं सकती। इसका मतलब ये होगा कि पूरी करंट जो स्प्लिट हुई है वो इसमें जाएगी और फिर डी पे जाने के चांस है, बट डी भी ओपन है तो डी पे भी नहीं जाएगी। इसका मतलब वापस से करंट इसमें आ जाएगी। तो इसका मतलब करंट का अगर हम थोड़ा सा अलग फिगर बनाए, एक करंट यहाँ से गई जिसके दो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुए, एक पार्ट इन तीनों में गया और एक पार्ट स्ट्रेट सीधा गया, क्लियर, और ये दोनों मिलके वापस से वी पे जाएंगे। तो अगर हम इसे फील करें तो ये जो रेड कलर से हैं, मतलब जिन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं, ये तीन रेजिस्टर्स ये क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो ये जो है ये किस में होंगे, ये सीरीज में हो जाएंगे। ये चीज हमें यहाँ पर एक अलग देखने को मिल रही है। तो अभी सॉल्व कर देते हैं, मुझे लगता है एक बार पता चल गया तो सॉल्विंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वेस्ट है, अगर हम बात करें तो ये जो वेस्ट है ये वेस्ट है, ये दो रेजिस्टर वेस्ट हो जाएंगे, सिर्फ ये सीरीज में रहेंगे। तो कौन कौन से सीरीज में, 10 10 10 30 सीरीज में है, तो इसका मतलब आंसर आएगा 5 10 5। तो ये हो गया 10 5 5, और ये जो आया तीनों का मिला के वो कितना आ गया, 10 + 10 + 10 30, ये आ गया 30। तो अब हमें क्या करना है, हमें 30 और 10 का पैरेलल निकालना है। तो 30 एंड 10 का पैरेलल होगा 10 × 30 अपॉन 10 + 30। सो ये हो जाएगा 30/4 या सो 30/4 ये आ जाएगा। और फिर आर इक्विवेलेंट टोटल निकाल सकते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 + 5 + 30/4 मतलब 15/2। तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना हुआ, 10 20 35/2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। सर वो 70/4 होना चाहिए एक्चुअली ऑप्शंस में। ओके एक सेकेंड, ओके देखिए, हाँ सर 70/4 है, हाँ 35/2 है। हाँ ओके देखिए, एक मिनट रुके, सब लोग रीचेक करते हैं एक बार फिर से। हमें ए एंड बी के अबाउट आर इक्विवेलेंट चाहिए था। सो ए एंड बी के अबाउट 5 and 5 10 हुआ, और प्लस ये जो आर इक्विवेलेंट है 10 30 हो गया। 30 and 10 आर इन पैरेलल, सो 10 × 30 अपॉन 10 + 30 मतलब 40, और 300 मतलब ये आ गया 15/2। सो ये हुआ 10 10 × 2 20 20 + 15 30 35/2। सो आंसर आएगा 35/2। कोई ऑप्शन नहीं है ना मैच, ओके नहीं सर, ऑप्शन मिस्टेक्स हैं इसमें। ये भी बोनस टाइप क्वेश्चन रहेगा, इसका मार्क्स भी सबको दिया जाएगा बोनस। अच्छा अभी बताएं एक्चुअली किसने सॉल्व कर लिया था 30/2, किनको आ गया था यार, कोई स्टूडेंट है जिसने 30/2 सॉल्व कर लिया था? आई थिंक सर मेरा हो गया था सॉल्व।
ओके ओके गुड, ठीक है, अच्छा है, अगर सॉल्व हो गया था तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट इस बार हमसे पूछा हुआ है क्या, while A and D are open, ओके, तो सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 16 जैसा ही है 17, बट इस बार देखें पूछा डिफरेंट है। 17 में डिफरेंट पूछा हुआ है क्या, अगर बात करें तो ये रेजिस्टर्स हमारे हैं और इनकी बात करें अगर हम ये सारी वैल्यूज, सो इस बार जो हमें पूछा हुआ है वो ए एंड डी के अबाउट पूछा हुआ है, मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट डी है, इनको पूछा है, और बी एंड सी आर ओपन, तो इसका मतलब इस बार करंट आएगी वो बी एंड सी में नहीं जाएगी, मतलब ए से आएगी करंट, सर बी एंड सी के थ्रू करंट जाएगी ना, ए एंड डी नो सॉरी, ओपन है। ए एंड डी ओपन है, ओके, सो हमें स्टार्ट करना है फिर बी से, तो इसका मतलब हमारा स्टार्ट होगा कि बी एंड सी से करंट आएगी, दो पार्ट में स्प्लिट होगी, अब यहाँ पे करंट नहीं जा सकती, ए एंड डी में करंट नहीं जा सकती, यहाँ से स्प्लिट होगी और यहाँ से स्प्लिट होगी, ये दो पार्ट्स हो गए, और फिर वापस से इसमें चली जाएगी, तो इससे क्लियर समझ में आ रहा है क्या कि ये और ये सीरीज में होंगे और ये दोनों सेपरेटली सीरीज में होंगे, तो इसका अगर हम फाइनल फिगर बनाएं तो कुछ ऐसा होगा कि ये पॉइंट रहेगा ही, इन दोनों का सीरीज वैल्यू कितनी है 10 एंड 10, सो 10 एंड 10 का सीरीज कितना आ जाएगा 20, अच्छा फिर नीचे भी 10 एंड 10 का सीरीज क्या आ जाएगा 20, ओके, और ये वैल्यू है 5 और ये वैल्यू है 5, सो इसका मतलब 10 एंड 10 20, 20 20 का सीरीज आ जाएगा 10, सो जो आर इक्विवेलेंट रहेगा फाइनल, ये जो पॉइंट है ये सी है ये बी है, सो आर इक्विवेलेंट जो रहेगा वो होगा 5 + 10 + 5, मतलब आंसर होगा 20। तो ये थोड़ा ज़्यादा सिंपल था क्योंकि इसमें दिख रहा है काफ़ी इजीली कि एक ब्रांच में जाएगा और ये ओपन वाले में नहीं जाएगा, तो ये क्वेश्चंस का भी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। हमने प्रैक्टिस शीट में एक क्वेश्चन बीच में आया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ये वायर देखो ओपन है तो नहीं जा रही है, अगर ये क्लोज लूप है तो एक ओपन वायर में कभी भी करंट नहीं जाती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ओके, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए एंड सी व्हेन स्विच एस इज ओपन एंड क्लोज, तो पहले स्विच एस इज ओपन, तो अगर एस ओपन है, अगर एस ओपन है तो एस में करंट जाएगी क्या, नहीं जाएगी, मतलब करंट जा रही है सिर्फ स्ट्रेट इस तरीके से और करंट जा रही है इस तरीके से, सो क्वेश्चन सिर्फ ये है जब ये ओपन है, एस इज ओपन, सो एस इज ओपन, तो उसमें सिर्फ इतना ही वैल्यू होगी, तो हमें अभी क्लियर है कि ये 6 है ये 12 है, ये दोनों क्या है सीरीज में है, और ये वापस से अपने सीरीज में, ये कितना है 12 है एंड 6 है, तो इसका मतलब अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, दो पैरेलल बनने वाले हैं, 6 एंड 12 कितना होता है 18 एंड 18। या, सो 18 एंड 18 के दोनों पैरेलल बनने वाले हैं, मतलब फाइनली आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 9, बिकॉज दोनों सेम वैल्यू है तो हाफ बनेगा। दूसरा फिगर बना लेते हैं सेम फिगर, बट इस बार कनेक्ट कर दिया है हमने, ठीक है, कनेक्ट कर दिया है तो फिर तीनों ब्रांचेस में काम आएगा, ऊपर की दो पैरेलल रहेंगी ही रहेंगी ये सीरीज, और बीच वाली भी ब्रांच अब आ जाएगी, तो इसका मतलब ये 18 तो रहेगा, ये 18 भी रहेगा, बस ये 9 आ जाएगा वहां पर, तो इसका मतलब अगर आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो कितना आएगा, तो पहली बात कुछ स्टेप वाइज करें, कैसे, ये 18 और इस 18 का आंसर क्या आएगा 9, और फिर 9, ये 18 और ये 18 का कितना आएगा 9, और फिर ये वाला 9, ये जो 9 है, ये 9 और ये वाला 9, ये दोनों मिलकर आंसर क्या देंगे, उसका भी हाफ, हमें पता है कि पैरेलल में जब सेम वैल्यूज होती हैं रेजिस्टेंस की तो रेजिस्टेंस उनका हाफ होता जाता है, तो पहले 18 18 का रेजिस्टेंस आया 9, 18 18 का रेजिस्टेंस आया 9, फिर 9 और 9 का आ गया हाफ, मतलब 4.5, तो यही आपसे रेशियो यही पूछा हुआ है कि ओपन में कितना होगा और क्लोज में कितना होगा, तो ओपन में 9 और क्लोज में 4.5। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताएं, ओपन क्लोज वाले में किसी को कुछ डाउट है?
Okay, Nice, sir. let's see 19 आर इक्विवेलेंट का और भी अच्छा एग्जांपल है 19। देखें पूरा फिगर, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या है, एक रेजिस्टर, फिर ऊपर एक रेजिस्टर, यहाँ पर एक रेजिस्टर, फिर एक रेजिस्टर, ये एक रेजिस्टर और ये एक रेजिस्टर और ये फाइनल पॉइंट भी है। ओके, तो हमें पता है, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए कि करंट अगर आएगी तो बहुत सारे ब्रांच में जाएगी, बट इसमें जो करंट जाएगी वो सेम जाएगी। मतलब हम क्या यूज करने वाले हैं, रिडक्शन टेक्निक यूज करने वाले हैं कि ये 3 और 3 क्या है, सीरीज में, तो इन दोनों का सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। अच्छा, फिर से मैं बता रहा हूँ, अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा कि ये 3 और 3 का अगर आंसर 6 आने वाला है तो ये जो 6 है, ये दोनों 6 किस में होंगे, पैरेलल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला 6 और ये वाला 6 मिलके आंसर क्या बना देंगे, 3। तो अभी फिगर देखो क्या हो जाएगा, कि अभी फिगर हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा 3, ये हमारा 7 रहेगा ही, और ये वायर बी, और ये एक वायर हमारी रहेगी। ये हमारा सेटअप बचा। अभी फिर से क्लियर है कि ये दोनों अब एकदम दिख रहे हैं कि सीरीज में हो जाएंगे, मतलब ये 3 और ये 7, ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो इन दोनों का कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 10। सो अभी क्लियर है कि इन दोनों का जो 10 आएगा वो हमारे वाले 10 के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो इसका मतलब ये 10 और ये 10 किस में है, पैरेलल में है। ये हमारा 5 है, ये हमारा 9 है। तो फिर से फिगर रिड्रॉ करते हैं। देखें इन दोनों का पैरेलल आ गया ये, तो फाइनली बचा एक 9, एक बचा 5 और एक 10 एंड 10 का फिर बचा 5। तो ये 5 और ये 9। सो अभी हमें पता है कि 5 एंड 5 पैरेलल है, तो आंसर क्या आएगा, 2.5। सो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट फाइनल अगर बात करें तो होगा 9 + 2.5, सो आ जाएगा 11.5। तो ये यार ऐसा रिडक्शन टेक्निक के हमने काफी सारे क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिए थे और डिस्कस भी किए थे। यार आप लोग बताएं क्वेश्चन नंबर 19 कितने लोगों का करेक्ट हो गया था एग्जाम में? ओके, वेरी गुड तन्मय, हर्ष, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया था एग्जाम में ये क्वेश्चन। सर मुझे भी आया। ओके साई प्रसाद, वेरी गुड। तो यार देखो करना रहेगा यार, मतलब सेम क्वेश्चन हमने बहुत सारे, एक नहीं ऐसे कितने सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस होमवर्क में जो दिया था वहां पर हमने डिस्कस किया हुआ था। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड थे वो आपने रिव्यू नहीं किए। मैंने बताया था टेस्ट से पहले वीडियो लेक्चर्स जरूर रिव्यू करो, तो आप लोग को करना चाहिए था, तभी आपको अच्छा स्कोर आएगा, तभी आपको सब्जेक्ट का डेप्थ अच्छा सा फील होगा। चले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप लोग ट्राई करें यार कि सारी चीजें कर पाए आप। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। सर इसमें क्वेश्चन डाउट 20, है। हाँ क्वेश्चन 20 की बात करते हैं। देखो यार इसमें बहुत सारी वायर्स दिख रही हैं, अगर हम फील करें तो देखो बहुत सारी वायर है। ये एक वायर है, ये एक फ्री वायर है, ये फ्री वायर है पूरी, ये 2 ओम रेजिस्टर है, ये एक फ्री वायर है, ये एक रेजिस्टर है, और ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, फिर फ्री वायर है, और फिर ये तीनों ज्वाइंट है। ये ए एंड बी है। तो अगर आपको पता हो तो देखो कहाँ कहाँ पर सेम वायर मिल रही है। मैं हाईलाइट करता हूँ सेम वायर, देखना यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये एक वायर सेम है, ये एक वायर सेम है, और ये एक वायर सेम है। देखिए 3 पॉइंट सेम। ओके, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, ये सेम वायर है, ये सेम वायर है, और ये भी सेम वायर है। सेम कब तक मानते हैं, जब तक कि बीच में एक रेजिस्टर नहीं आ जाता। मैंने बहुत बार ये चीजें आप लोगों को बताई हैं कि जब तक सेम नहीं आ जाता तब तक, जब तक एक रेजिस्टर नहीं आता तब तक उस पॉइंट को सेम मानते हैं। मतलब ये ऑल 3 रेजिस्टर्स दे आर फ्रॉम सेम पॉइंट, क्लियर। बट यार ये बीच में वायर है, वायर का मतलब मैंने बताया था ना कि यार वायर का मतलब होता है सेम पॉइंट। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, सेम पॉइंट ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को भी आपको सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं है, इनको भी आप क्या करें, दोनों रेजिस्टर को साथ में ही बना दें, ये एक सेम पॉइंट है। बाकी फिर से देखें, ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर तो कंटिन्यूअस है, मतलब ऐसे दो नहीं, एक सिंगल ही रेजिस्टर था,
और ये है, फिर से वापस ये दोनों सेम पॉइंट पर आ जाते हैं, ये सेम पॉइंट पे आता है और ये पॉइंट भी है। तो मुझे लगता है अगर इस फिगर को मैंने सिंपल कर दिया तो आप लोग को बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा कि वैल्यू क्या दिखने वाली है। सो ये 2 and 2 पैरेलल, ये 2 and 2 पैरेलल एंड ये 2। तो अगर इसे मैं थोड़ा सा और शॉर्ट करूं तो ये वाला 2 और ये 2 एक पैरेलल में, ये वाला 2 एंड ये 2 एक सर पैरेलल। डाउट। हाँ एक सेकेंड जस्ट। सो अगर मैं फाइनल फिगर ड्रॉ करूं यहाँ से ए पॉइंट से, सो ये एक पॉइंट है आगे हमारे यहाँ पास पैरेलल। इसके बाद अगर हम बात करें सो 2 and 2 का पैरेलल आ जाएगा 1 ओम, फिर से 2 and 2 का पैरेलल है वो भी होगा 1 ओम। इन दोनों के पैरेलल में एक 2 ओम की वायर जा रही थी, ये है 2 ओम। इन दोनों के पैरेलल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 2 ओम की वायर जा रही थी और ये हुआ हमारा पॉइंट बी। तो यहाँ तक हुआ रिडक्शन। अब डाउट बताए, इसमें क्या डाउट है? सर वो रजिस्टर शॉर्ट होगा ना, जो सबसे ऊपर वाला रजिस्टर है वो शॉर्ट हो जाएगा ना? नहीं होगा बेटा, सबसे ऊपर वाला डायरेक्ट वायर से कहाँ कनेक्टेड है बताओ? शॉर्ट होने के लिए प्लेन वायर होनी चाहिए ना। हाँ तो दोनों सर। शॉर्टिंग सर तब होती क्योंकि है, उससे सुने एक सेकेंड। शॉर्टिंग तब मानी जाती है जब एक रेजिस्टर के दोनों एंड सेम वायर से कनेक्टेड है। अब बताओ कोई एक रेजिस्टर दिख रहा है जो विदाउट रेजिस्टर सेम वायर से कनेक्टेड है? कोई भी एक रेजिस्टर? नहीं, वैसे नहीं है, मतलब कोई हाँ भी उस वायर के बीच में रजिस्टर नहीं चाहिए, फिर वो नहीं, हाँ डायरेक्टली शॉर्ट हो डायरेक्टली जाएगा। वायर होना चाहिए तब शॉर्ट माना जाएगा। अगर बीच में कहीं रेजिस्टर है तो शॉर्टिंग नहीं मानी जाएगी। तो इसमें से कोई भी फिगर शॉर्ट नहीं है। सो अभी क्या हो जाएगा, 1 and 1 का 2 और ये वाला 2 इसके साथ आ जाएगा पैरेलल। दैट मीन्स ये 1 दोनों सीरीज में और फिर इस 2 के साथ आ जाएंगे पैरेलल में। सो 2 and 2 का पैरेलल आएगा 1। सो फाइनल आंसर आएगा अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो वो आ जाएगा 1। ओके, और किसी को कुछ डाउट? क्वेश्चन नंबर 20 में किसी को कुछ डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में किसी को कुछ डाउट हो तो बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करते हैं। सो 21 में पूछा हुआ है व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग इफ दिस मच वर्क इज गेन्ड पर मिनट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज इन 60 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुछ इस तरीके से कि आपको करंट पूछा है, तो बेटा करंट तो हमें चाहिए Q बाई टी। डन। अच्छा, कहीं पे क्वेश्चन में क्यू नहीं दिख रहा है बट हमें वर्क दिख रहा है और पोटेंशियल दिख रहा है, तो हम साइड में यूज कर सकते हैं ना, एंड वर्क इज इक्वल टू क्या होता था, Q इंटू डेल्टा वी। अब क्वेश्चन में किया है वर्क कितना है, 72 किलो जूल है, मतलब इंटू 1000 करना पड़ेगा, इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कितना 60। सो Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60, ये हो गया Q। अब हम बात करते हैं करंट की। सो करंट क्या है, करंट हमें पता है चार्ज बाई टाइम, पर मिनट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कितना है 72,123 अपॉन 60, ये हो गया हमारा Q डिवाइड बाई टाइम। टाइम हमें किस में लिखना है, मिनट में, तो मिनट में तो रख नहीं सकते तो सेकंड में हमें रखना पड़ेगा। ये 60 किस लिए, सेकंड के लिए, मिनट से कन्वर्ट किया हमने सेकंड में। चाहिए होता तो ये भी सॉल्व करके रख सकते थे, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, 0 कैंसिल आउट होंगे, 20 6 इंटू 6 2 टाइम्स जाएगा, 20 एम्पियर आ जाएगा आंसर। 20 एम्पियर आ रहा सर है, 2 एम्पियर? हाँ 20 आ रहा है, मेरा भी 20 है। किसी ने ओके, और कई लोगों ने 20 किया हुआ था क्या? और किसी ने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, 20 आंसर मार्क किया था क्या? नहीं सर। ओके, बाकी किसी ने सॉल्व नहीं किया, 20 नहीं मार्क किया। ओके लगता है, नॉट श्योर। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। सर क्या था? ओके 20 जिसने मार्क किया था उसका करेक्ट होगा, कंसिडर किया जाएगा। ओके जस्ट होल्ड।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर 20 रहेगा, 20 करेक्ट है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 चेक कर लेते हैं। किसी को डाउट क्या क्वेश्चन नंबर 21 में? ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें हम 22 में, सो 22 में कंडक्टिविटी हमें गिवन है एक वायर की। सो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का उल्टा गिवन है। हमें ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि कंडक्टिविटी गिवन है मतलब 1 अपॉन रेजिस्टिविटी गिवन है। सॉरी, फाइंड द कंडक्टिविटी निकालनी है सर। फाइंड करनी है, तो मतलब हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी पड़ेगी, उसका उल्टा हो जाएगा कंडक्टिविटी। सो रो एल अपॉन ए होता है ये। सो यहाँ से हम रेजिस्टिविटी को अपॉन में ले आएंगे। सो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? एल अपॉन आर इंटू ए। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन रो मतलब कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन में देखो एल कितना है, 40 सेंटीमीटर वायर है, बट हम सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, तो इंटू 10⁻²⁻² रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा इंटरनेशनल यूनिट्स में पूछा हुआ है, तो सारी चीजें MKS होनी चाहिए। लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस हमें चाहिए, सो रेजिस्टेंस है 10 अपॉन पाई इंटू एरिया। एरिया के लिए हमें डायमीटर गिवन है 40 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 mm। एरिया का फार्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 20 mm का स्क्वायर करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि 1 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ करते हैं, बट हमें तो अभी स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, क्योंकि mm है और mm का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/रो की वैल्यू यहाँ से देखें क्या हो जाएगी, ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा 10⁻² भी कैंसिल आउट होगा, 10⁻² भी कैंसिल आउट होगा। सो 1/20 इंटू 20 आएगा 400 इंटू 10⁻⁻4 बचेगा। सो इसका मतलब 2 जीरोस कैंसिल होंगे और पावर ऊपर आ जाएगी। सो इसका मतलब अगर हम 100/4 25। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4, ये 100 ऊपर आ जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 100 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी 100 आएगी। 1 अपॉन रेजिस्टिविटी मतलब ये क्या है, कंडक्टिविटी है। सो कंडक्टिविटी के बारे में हम ये डिस्कस करें, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी हो जाएगी वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो इस टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें कवर की है हमने, आपको बार बार रिवाइज करके रखनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं। मेन प्रॉब्लम तो यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हैं, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, यहाँ पे एक ट्रिक किया हुआ है, एक 2 बैटरीज लगा दी हुई हैं, बट आपको थोड़ा सा फील करके करना है कि आर इक्विवेलेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये बैटरी भी इधर करंट फ्लो कराएगी और ये बैटरी भी इधर करंट फ्लो कराएगी, मतलब दोनों बैटरी सपोर्ट करने वाली हैं। तो अगर ये 10 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट है, तो अगर हम फाइनली V बात करें तो V हमारा होगा 10 + 20, मतलब V हमारा 30 वोल्ट होगा। ये हमें ध्यान देना होगा। अब हमारे पास रेजिस्टेंस देखे कितने हैं, हमारे पास ये है 15, ये है 30 और ये है 10। अभी बहुत ही क्लियर है कि ये 15 और ये 30 क्या है, पैरेलल में है, तो 15 और 30 का पैरेलल निकालेंगे। तो 15 एंड 30 का पैरेलल निकालें, क्या आएगा 15 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 15 + 10। ओके, सो ये आ रहा है 10। अब ये वाला 10 और हमारा जो एक्चुअल 10 है, ये 10 और ये 10 दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में। तो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10/2, सॉरी 20। सो 10 + 10 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 20। अब हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। सो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देन ये हटाते हैं यहाँ से, I इज इक्वल टू हो जाएगा V/R। सो V टोटल कितना है 30 वोल्ट अपॉन R कितना है 20। सो I इज इक्वल टू कितना आ गया 1.5 ओम। यहाँ पे V नेट लिख देते हैं, V नेट कितना हो जाएगा 10 + 20 दैट इज 30। करंट आ गया 1.5। बट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 15 ओम में करंट, तो मतलब क्या लगाना पड़ेगा, स्प्लिट रूल लगाना पड़ेगा। I इन 15 ओम अगर चाहिए तो स्प्लिट रूल लगा देते हैं। 15 चाहिए तो किसे पिक करेंगे, 30 को पिक करेंगे, 30 अपॉन 15 + 30। सो इनटू I कितना है 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। सो अभी सॉल्व करें,
तो 30 डिवाइडेड बाई 45 मतलब 15 से डिवाइड हो जाएगा। सो 15 इंटू 2/3 इंटू 3/2। सो आंसर क्या आ जाएगा 1 एम्पीयर। तो ये क्वेश्चन इजी था यार, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे प्रैक्टिस किए, बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस टाइप के डिस्कस किए। ये क्वेश्चन सबसे बन जाना चाहिए था। ओके 23 हुआ। क्वेश्चन 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन 23 में किसी को डाउट है तो पूछ लो यार। क्वेश्चन 23 में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मैंने बार बार शीट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, एक दो बार टर्म आया हुआ था कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये कुछ और नहीं है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रेजिस्टिविटी। तो मतलब फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब क्या फाइंड करना है, रेजिस्टिविटी फाइंड करना है। सो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। अब बस वैल्यू रख देते हैं R इंटू ए बाई एल की। हमें R चाहिए, तो देखो क्वेश्चन में R डायरेक्ट नहीं गिवन है। क्वेश्चन में R डायरेक्ट नहीं गिवन तो साइड में हम निकाल सकते हैं ना। हमें करंट गिवन है और हमें पोटेंशियल गिवन है। सो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। सो V कितना है, V हमारे पास है 10 वोल्ट डिवाइड बाई I है 2, तो मतलब R कितना आ गया 5। सो R निकालने के लिए एक इनडायरेक्ट डेटा हमें दिया हुआ था। सो बेसिकली यहाँ से हमने R निकाल लिया 5 इंटू एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में 0.08 अपॉन लेंथ है 40 सेंटीमीटर। मैंने बताया 14 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से रो की वैल्यू देके रो की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू मल्टीप्लाई करा दे 5 से 8 में, फिर आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई -2 का भी मल्टीप्लाई करा दे तो आ जाएगा 4, मतलब आएगा क्या 1। बताए कितने लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 20? मैंने। ओके वेरी गुड आस्था। सर मैंने। गुड गुड यार, बाकी लोग काफी मतलब सर मैंने भी किया। ओके साई प्रसाद वेरी गुड। सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया था, कर लेना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। ओके लास्ट क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ R2। ओके तो ये क्वेश्चन यार हमने शीट में से, प्रैक्टिस शीट में ही प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सेम क्वेश्चन। हमें वैल्यू ऑफ R2 फाइंड करनी है। हमें गिवन डेटा की हेल्प लेनी होगी। ये 12 वोल्ट है, ये R1 है, ये R2 है एंड ये R3 है। R3 की वैल्यू गिवन है 120 ओम, और ये जो वायर है इसमें करंट भी गिवन है, करंट गिवन है 0.05। तो हमें सब, और इस वायर में 0.2। हमें सबसे पहले देखना होता है कि किसमें दो चीजें गिवन है, करंट भी गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो पोटेंशियल तुरंत निकाल सकते हैं। सो V ऑफ R3 कितना हो जाएगा, I इंटू आर कितना हो जाएगा, I कितना है 0.05 इंटू आर कितना है 120। पहला स्टेप यही होना चाहिए हमारे पास। सो कितना हो जाएगा ये 6। सो आ गया 6 वोल्ट। अब बिकॉज R3 और R2 आर इन पैरेलल, बिकॉज R3 and R2 are in parallel, तो ये दोनों अगर पैरेलल में है तो इनमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा 6 वोल्ट। तो इसका मतलब V ऑफ R2 भी कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। तो अगर हमें V पता चल गया तो करंट इन R2 पता चल जाएगी। सॉरी करंट नहीं, क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ R2 पूछा था। सो देन R2 विल बी V इन R2 अपॉन करंट इन R2। ये वैल्यू R2 की हो जाएगी, V है 6 वोल्ट, करंट है 0.2 वोल्ट। सो कितना हो गया 60/2 दैट इज 30। तो इस तरीके से ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में था, आप लोग को कर देना चाहिए तो बहुत ही बेटर रहता। ओके तो अभी बताएं यार, अभी किसी को और कोई डाउट, टेस्ट पेपर को लेके कोई भी डाउट है तो बताएं। टेस्ट पेपर को लेके कुछ भी डाउट है तो बता दें यार। नहीं सर।
ओके 9. ओके देन, तो फिर ये हम यहाँ पर टेस्ट पेपर का कंप्लीट करते हैं सेशन। अब हम बाकी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं।